नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आपने देखना शुरू कर दिया है दी लल्लन टॉप शो। कहां से शुरुआत की जाए? ये कि अलगाववादी और आतंकी फंडिंग के आरोपी यासीन मलिक को सजा हो गई, या ये कि कपिल सिब्बल की कांग्रेस से कट्टी हो गई, सपा से सेटिंग हो गई, या फिर महंगाई के मोर्चे पर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर विस्तार से बात की जाए। सब पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले दिन का वीडियो दिखाएंगे जो पॉलिटिकल है, सोशल मीडिया पर वायरल भी है। ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा। फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? ये वीडियो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, जहां आज बजट सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के पीछे की वजह बनी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बीच हुई नोकझोंक। सड़क बनाने को लेकर शुरू हुई बहस तू मैं और पिताजी जैसे शब्दों पर जा पहुंची। केशव ने पूछा, क्या अखिलेश यादव ने सैफई की जमीन बेचकर सड़क और मेट्रो बनवाई है? इस पर अखिलेश यादव नाराज हुए और केशव प्रसाद मौर्य से पूछा कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो सड़क बनाने के लिए? अखिलेश के इतना बोलते ही सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। जब सदन थोड़ा शांत हुआ तो घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। लेकिन ये मामला तू मैं तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे है अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा चुनाव में हार को लेकर दिया था। मैं कहना, अध्यक्ष महोदय, जनता ने तो इनकी गर्मी निकाल दी थी जो बैठे हैं सामने। नहीं निकली। नहीं, देखो, गर्मी गलत शब्द नहीं है। गर्मी गलत शब्द क्यों मानते हो इसको? अरे अब तो खुश रहिए। और देखिए क्या हुआ, फिर गर्मी निकली, फिर डिप्टी सीएम बन गए। अखिलेश के कटाक्ष के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से जुड़ी भविष्यवाणी की बात विधानसभा में कह दी। जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं है। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही। इसके बाद जो हुआ वो आप दिन के लल्लन टॉप वीडियो में देख चुके हैं। अब बात सुर्खियों की। पहली सुर्खी, आज दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा 2 मामलों में सुनाई गई है, जबकि 4 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उम्र कैद वाले मामले में मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। मलिक को कुल 10 मामलों में सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट में कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। यासीन मलिक को शाम 5:45 पर कड़ी सुरक्षा के बीच लॉकअप से कोर्ट रूम लाया गया। 6:12 पर जज प्रवीण सिंह कोर्ट रूम पहुंचे और 6:23 पर उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाती है। खबर आई थी कि दोपहर 3:30 बजे तक सजा का ऐलान हो सकता है, लेकिन फैसला आते आते घड़ी की घंटे वाली सुई 6 नंबर को पार कर गई।
इससे पहले 19 मई को यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दोषी करार दिया था। साल 2017 में मलिक के खिलाफ घाटी में आतंकी घटनाओं में शामिल होने और घाटी में माहौल खराब करने के आरोप में गृह मंत्रालय ने एनआईए को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। मलिक पर यूएपीए की धारा 16 आतंकी गतिविधि, धारा 17 आतंकी फंडिंग, धारा 18 आतंकी गतिविधि की साजिश और धारा 20 यानी कि आतंकी गिरोह या संगठन का सदस्य होने समेत आईपीसी की धारा 120 बी और 124 ए यानी राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10 मई को यासीन मलिक ने खुद के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद कबूली थी। यासीन मलिक पर आरोपों की फहरिस्त लंबी है। बंदूक के दम पर कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए विवश करना या फिर खुलेआम 90 के दशक में घाटी में हथियार के सहारे आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप। आज जो फैसला आया है उसने उम्मीद जगाई है। एक बयान सुनिए। मुबारक है सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। मैं कह रही हूँ हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवता गण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे। अभी आपने जिनको सुना वो है निर्मल खन्ना, शहीद रवि खन्ना की पत्नी है। वो तारीख 25 जनवरी 1990 की थी जब श्रीनगर के बाहरी इलाके रावलपोरा में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के जवानों पर हमला कर दिया था। ये जवान एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ने अपने साथियों की जान बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठे। हमले में कुल 4 जवान शहीद हुए। उसको याद कर निर्मल खन्ना भावुक हो जाती हैं, क्योंकि इसका आरोप भी यासीन मलिक पर ही लगा था। दूसरी सुर्खी कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल से जुड़ी है। पूर्व कांग्रेस नेता इसलिए क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि खुद कपिल सिब्बल ने की है। 25 मई की सुबह कपिल सिब्बल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे और राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी नजर आए। हालांकि कपिल सिब्बल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करने की बात कही है, मगर सपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। और मैंने पब्लिकली बोला था कि मैं किसी के दल में पेश नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने एक पब्लिक स्टेटमेंट की थी, तो एक बार मैं पब्लिक स्टेटमेंट कर दूं तो उसके पीछे मैं कैसे हट सकता हूं। मैंने हमेशा जो कहा उसी का पालन किया और इसी को सोच इस बात को सोच पे रखते हुए मैंने अखिलेश जी को कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं राज्यसभा में जाऊं, लेकिन एक ही शर्त में कि आप मेरा समर्थन कीजिएगा एज ए निर्दलीय। नामांकन के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई, सुनिए। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। सिब्बल की गिनती कांग्रेस के बागी नेताओं के गुट G23 में होती है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सिब्बल का देश के ऊपरी सदन में जाना मुश्किल लग रहा था। पहले चर्चा थी कि सिब्बल झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अंत में मुहर लगी सपा की तरफ से। कपिल सिब्बल के अलावा सपा नेता जावेद अली ने भी आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। बाकी बचे 2 नामों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 24 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 7 सीटें और सपा को 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
11वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कोशिश करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक सीट पर सपा ने डिंपल यादव का नाम फाइनल कर लिया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल सपा के राज्यसभा में कुल 5 सदस्य हैं, जिनमें से कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। अगली सुर्खी है आंध्र प्रदेश से, जहां जगन मोहन रेड्डी सरकार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध की वजह है एक जिले का नया नामकरण। विरोध जब हिंसक हुआ तो सामने आई आगजनी की तस्वीरें। आगे हम आगजनी के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले एक नज़र आगजनी के कारण पर डाल लेते हैं। इसी साल 4 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के नक्शे पर 13 नए जिले अस्तित्व में आए थे। इसके बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या 26 हो गई थी। 4 अप्रैल से पहले ये संख्या 13 हुआ करती थी, यानी जिले की संख्या सीधे दोगुनी हो गई। इसके पीछे की वजह थी सीएम जगन मोहन रेड्डी का वो वादा जो उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। जगन का वादा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर लोकसभा क्षेत्र को जिला बनाएगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25। वादे के मुताबिक उन्होंने 26 जिले बना दिए हैं। इन्हीं 13 नए जिलों में से एक जिला है कोनासीमा। इसे पूर्वी गोदावरी जिले से अलग कर बनाया गया है। ये जिला प्रदेश की राजधानी अमरावती से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। नए जिले बनाने के लगभग 45 दिन बाद जगन सरकार ने निर्णय लिया कि कोनासीमा का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनासीमा किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस नामकरण को जगन का सियासी स्टंट बताया। एक तथ्य ये भी है कि कोनासीमा का इलाका जिस अमलापुरम लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लगभग 17 लाख की आबादी वाले इस जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। लेकिन जगन का नाम बदलने का फॉर्मूला कुछ स्थानीय लोगों को और कोनासीमा साधना समिति नाम के एक संगठन को रास नहीं आया। नाम बदलने की घोषणा के बाद जिले में प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आईं अमलापुरम से, जहां बीते रोज भीड़ हिंसक हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें कलेक्टर ऑफिस में नाम बदलने के खिलाफ ज्ञापन देने से रोका गया था। इसके बाद भीड़ ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पथराव और आगजनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के परिवहन मंत्री पिनिपे विश्वरूपु के घर को आग के हवाले कर दिया। पिनिपे विश्वरूपु इसी अमलापुरम सीट से राज्य की विधानसभा में चुनकर जाते हैं। हिंसक भीड़ की आग सिर्फ मंत्री जी के घर तक सीमित नहीं रही। आगे आग की चपेट में विधायक पोनाड्डा सतीश का घर, एक पुलिस की गाड़ी और स्कूल बस भी आई। हालांकि पुलिस ने खतरे को भांपते हुए घरों से लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो प्रदर्शनकारियों के पथराव की वजह से 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। राज्य की गृहमंत्री तानेवी वनिता ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जिले का नामकरण किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां और असामाजिक तत्वों ने हिंसा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। हम मामले की जांच करेंगे और दोषियों को सजा दिलवाएंगे। वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टियां तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जनसेना ने अमलापुरम में हुई हिंसा को राज्य सरकार की विफलता बताया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, कोनासीमा जिसे शांति के लिए जाना जाता है, उस इलाके में आगजनी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गृहमंत्री ने इतने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष पर जो आरोप लगाए हैं वे निराधार हैं। यह पूरी तरह से सरकार की विफलता है। ये थी सुर्खियां अब दिन की बड़ी खबर। बड़ी खबर में सबसे पहले हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है जब जब किसी सरकार के दौरान औसतन खुदरा महंगाई दर 10% के ऊपर जाती है, देश की सरकार बदल जाती है। 1977 में महंगाई दर 10% के ऊपर थी, इंदिरा सरकार चली गई। 80 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार भी जब महंगाई दर कम नहीं कर पाई तो मोरारजी देसाई की भी सरकार को जाना पड़ा। 1991 में चंद्रशेखर सरकार को भी हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त भी महंगाई दर 10% को छू रही थी। 1997 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की हार हुई, तभी महंगाई दर 10% के आंकड़े को छू रही थी। 2014 के चुनाव में तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था ही, क्योंकि उससे पहले महंगाई ने नए आयाम छुए थे।
चुनाव में हार जीत किसी भी वजह से हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि महंगाई ही चुनाव में हार का एकमात्र कारण होती है, मगर कई कारणों में से एक कारण जरूर हो सकती है। सिर्फ 1984 का चुनाव ही अपवाद रहा है, जिस वक्त खुदरा महंगाई दर 10% के ऊपर थी। फिर कांग्रेस सरकार की रिकॉर्ड मतों के साथ वापसी हुई। हर कोई जानता है कि वो इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर का चुनाव था, मगर यह भी तय है कि एक हद के बाद कोई भी सरकार महंगाई के मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकती। हमने देखा है कि चुनाव के वक्त कैसे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं। चुनाव से पहले कैसे एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने के खेल को भी हमने खूब देखा है। हम कहते हैं, फर्ज कीजिए आपकी पीठ पर कोई गहरा जख्म हो जाए, पर भले ही आपकी नज़र ना पड़े या फिर आप उसे देखना ना चाहें, मगर उससे जख्म तो ठीक होता नहीं है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। महंगाई भी सरकार की पीठ पर लगे जख्म की तरह ही है, जिसका इलाज उसे खुद करना होगा। फिलवक्त खुदरा महंगाई दर 8% के आसपास चल रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही, जो बीते 18 महीनों का हाईएस्ट है। थोक महंगाई दर तो 25 साल के उच्चतम स्तर पर है, जो 14% को पार कर चुकी है। 2024 के चुनाव के लिए 2 साल से भी कम वक्त बचा है। अभी से महंगाई कंट्रोल नहीं की गई तो आगे अर्थव्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा सकती है। ऐसे में सरकार को भी लगने लगा है कि महंगाई रूपी जख्म दिन पर दिन गहराता जा रहा है, अब इलाज करना पड़ेगा, सो सर्जरी शुरू कर दी जाए। इसके लिए हुआ क्या, नोट करते चलिए। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई कम करने के लिए सबसे पहले गेहूं के निर्यात को रोक दिया, फिर बीते दिनों पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाया। आरबीआई ने भी योगदान दिया। रेपो रेट को 0.40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ रेपो रेट अब 4.40% कर दिया, ताकि मार्केट से नकदी को समेटा जा सके। ये भी महंगाई कंट्रोल करने का एक तरीका है। अब महंगाई पर कंट्रोल सरकार ने 2 और बड़े फैसले लिए हैं। पहला ये कि चीनी के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है, यानी जो चीनी दूसरे देशों को बेची जाती थी उस पर रोक रहेगी। ये रोक 1 जून से लागू होगी और 31 अक्टूबर तक चलेगी। दूसरा ये कि सरकार ने विदेश से आने वाले सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कई लोग रिफाइंड तेल भी कहते हैं, उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और सेस को 2 साल के लिए खत्म कर दिया है। ये दोनों कदम इन उत्पादों पर महंगाई को काबू करने के लिए उठाए गए हैं। बारी बारी से दोनों को समझते हैं। पहले चीनी की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले विभाग विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक अधिसूचना जारी की। लिखा, 1 करोड़ टन से ज़्यादा चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। पिछले 6 सालों में ये पहला मौका है जब चीनी के निर्यात पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। हिंदुस्तान चीनी बनाने के मामले में नंबर 1 है। देश की खपत के अलावा जो चीनी बच जाती है उसे विदेशों में बेच दिया जाता है। मगर अब खाद्य मंत्रालय की ओर से निर्यातकों और चीनी मिलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 जून से चीनी निर्यात के लिए निर्यातकों को विशेष अनुमति यानी एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर लेना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि पिछले दिनों चीनी की कीमतों में भी उछाल आया है। चीनी के दाम की बात करें तो वर्तमान में होलसेल बाजार में इसकी कीमत 3150 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है। वहीं रिटेल के दाम पर नज़र डालें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका रेट 36 से 44 रुपये चल रहा है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो चीनी 41 रुपये प्रति किलो मिल रही है। इस फैसले पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि चीनी उत्पादन, खपत, निर्यात के साथ साथ पूरे देश में थोक और खुदरा बाजारों में मूल्यों की लगातार निगरानी कर रही है। सुनिए फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने इस पर और क्या कहा। इसके पीछे बड़ी सीधी सोच है कि आपका जो निर्यात है चीनी का वो ऑल टाइम हाई होने वाला है और उसके बाद जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें शॉर्टेज होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के उसके ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीज़न होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछली सीज़न की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है, वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल
किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। क्या हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए चीनी? जी, आपको भी बताया गया कि इस साल हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हैं। कीमतों को कम करने के अलावा चीनी का निर्यात रोकने के पीछे की दूसरी वजह यह भी बताई गई कि निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का कहना है कि एक्सपोर्ट रोकने की वाजिब वजहें हैं। सितंबर-अक्टूबर तक देश में करीब 60-62 लाख टन एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। 2016-17 की तुलना में एक्सपोर्ट 200% तक बढ़ गया है। इसलिए भी चीनी को दूसरे देशों को बेचने पर शर्त लगा दी गई है। सरकार ये चाहती है कि कम से कम उसके पास 2-3 महीने का स्टॉक होना चाहिए ताकि वैश्विक उथल पुथल के दौर में देश की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। महंगाई कंट्रोल करने के सरकार के इस कदम पर विशेषज्ञों की क्या राय है, सुनिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा को। आई बिलीव ऐसा कोई स्पेकुलेशन तो नहीं होना चाहिए कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हम होल्ड करके वापस उसको हायर प्राइस पे बेचें। लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि हमारे डोमेस्टिक सप्लाईज हैं जो इंटैक्ट रहें, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आने वाले टाइम में वो प्राइस जो इंटरनेशनल प्राइस होता है वो डोमेस्टिक प्राइस भी बन जाता है धीरे धीरे, तो उसके जिससे कि प्राइस प्रेशर और आएगा और इन्फ्लेशन और एस्केलेट होगा। तो सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि हम अपना जो स्टॉक है उसको होल्ड करें। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं तो कल हमें अगर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो कितना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें इसी जंक्चर पे कैलिब्रेटेड स्टेप्स लेते हुए ये सब चीज़ें जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है और अपना जो इकोनॉमी है उसकी गति को बरकरार रखना है। इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा का कहना है कि सरकार ने यह कदम सही समय पर उठाया है, क्योंकि महंगाई अभी काबू में नहीं की गई तो आगे जीडीपी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मगर इस फैसले पर भी विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। एफसीआई के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा कहते हैं कि सरकार के इस फैसले से किसानों पर बुरा असर पड़ेगा। सुनिए। जहां जहां एसेंशियल कमोडिटीज की कमी का एक अंदेशा होता है वहां इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन कर दी। अभी वीट का एक्सपोर्ट बैन किया, अभी चीनी का एक्सपोर्ट बैन किया। हो सकता है इसके लिए कंज्यूमर के लिए अच्छा ही है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो प्रोड्यूसर फार्मर है उससे भी कभी कभी पूछ लेना चाहिए कि क्या आपका जो उपज है उसको हम खुले बाजार में बेचने देंगे या बाहर जाने से रोक देंगे। अल्टीमेटली एक दिन आना चाहिए जब किसान को भी अपनी उपज के लिए फ्री ट्रेड का मौका मिलना चाहिए। विशेषज्ञों की बटी हुई राय के बावजूद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम में कमी आ सकती है, स्वाद की मिठास बढ़ सकती है। अब आते हैं खाने के तेल पर। तपती कढ़ाई में तेल गर्म हो जाए तो जीरा और मिर्चा डाल लीजिए, फिर देखिए कैसे छौंक उठती है। मगर वही छौंक कई दिनों से आम लोगों की आंखों में चुभ रही है। वजह खाने के तेल की महंगाई। 1 किलो तेल लेने जाइए, दाम सुनकर दिमाग शॉर्ट कर जाता है, चाहे सरसों का तेल हो या फिर रिफाइंड ऑयल। हर किसी के दाम आसमान पर हैं। जो सरसों का तेल 2016 में 109 रुपये किलो मिल रहा था वो आज 180 से 200 के बीच मिल रहा है। 83 रुपये में मिलने वाला रिफाइंड ऑयल आज 186 से 210 रुपये तक पहुंच गया है। मूंगफली का तेल 133 रुपये किलो मिल जाया करता था, आज 210 के पार है। सनफ्लावर माने सूरजमुखी का तेल 2016 में 94 रुपये तक मिल जाता था, आज 214 रुपये तो सरकारी कीमत हो चली है। और 2016 ही क्योंकि कोरोना काल से पहले तक भी खाने के तेल इतने महंगे नहीं हुआ करते थे। इसी कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने विदेश से आने वाले तेल पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 5% सेस की भी छूट दी गई है। भारत अपनी ज़रूरत का 56% खाने का तेल विदेशों से मंगाता है। रूस यूक्रेन संकट का असर तेल व्यापार पर भी पड़ा है। विदेश से आने के बाद उस पर जब सरकार का टैक्स लग जाता है तो दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। मगर अब सरकार के इस फैसले के बाद राहत की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक ट्वीट कर दावा किया, ये फैसला उपभोक्ताओं को राहत देगा। सुनिए इस पर फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का क्या कहना है। आपने देखा आपकी पाम ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, आपकी सनफ्लावर की
सप्लाईज आपकी डिस्टर्ब हो गई, बहुत से और रॉ मटेरियल हैं जिनकी सप्लाईज आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो आपको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम देश में प्रोडक्शन का, सप्लाईज का, अवेलेबिलिटी का या हार्मोनी में चले। इसलिए ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात हुई अभी, उसी के तहत कहीं पर ड्यूटी कम करने की ज़रूरत थी, कहीं पर कुछ रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, जिससे कि देश में कमोडिटी प्राइसेस इस समय ग्लोबली अगर आप देखें तो बहुत बढ़े हुए हैं और उसकी वजह सबको मालूम है। तो उसको आप कैसे कूल डाउन कर सकते हैं, कैसे उसकी उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, ये सरकार को सोचना ज़रूरी है। जानकार मानते हैं कि आयात शुल्क में इस छूट से घरेलू कीमतों में नरमी आएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत अचानक ना बढ़ी तो यकीनन इसका फायदा आम जनता को मिल सकता है। सुनिए इस पर जानकारों का क्या कहना है। सरकार कस्टम ड्यूटी हटा रही है और सेस हटा रही है, और जैसे कि अभी पीछे पेट्रोल और डीजल के दाम में भी थोड़ा कमी की है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटीज कट की है, तो एक अच्छे कदम है क्योंकि हमें सप्लाई साइड से भी एड्रेस करना है इन्फ्लेशन को। डिमांड साइड से इन्फ्लेशन को एड्रेस करना उतना स्वाभाविक नहीं है क्योंकि ग्रोथ के ऊपर असर आता है। तो सप्लाई साइड से अगर हम एड्रेस करेंगे, सप्लाईज इंटैक्ट रखेंगे, तो आने वाले टाइम में जो है ग्रोथ के ऊपर असर नहीं आएगा। अभी सभी जो सेंट्रल बैंक्स हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड वो ऐसे मेजर्स ले रहे हैं कि जैसे थोड़ा मॉनेटरी टाइटनिंग, जिससे कि जो मिडल मैन है उसका जो साइकोलॉजी है, उसका होल्ड करने का जो शक्ति है वो थोड़ा कम होगा और वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। स्पेकुलेशन मार्केट से कम होगी और जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो थोड़ा नीचे आने शुरू होंगे। और दूसरी तरफ से जैसे कि रेट बढ़ने की वजह से जो डिमांड में जब कमी आती है, देन द पीपल डिमांड फॉर लेसर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज के कमी में आने के बजाय फिर जो सप्लायर्स हैं वो भी आगे जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं उनका कम डिमांड करते हैं, जिससे कि प्राइस करेक्शंस शुरू हो जाती हैं और इन्फ्लेशन के ऊपर एक अच्छा खासा असर आता है। तो सरकार के ये सभी स्टेप्स हैं जो बहुत ही अच्छे कैलिब्रेटेड स्टेप्स हैं और काफ़ी सराहनीय स्टेप्स लिए गए। देखिए, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर शॉर्टर पीरियड में अभी ग्रोथ के ऊपर कोई असर दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इन्फ्लेशन एस्केलेट करता है या सस्टेन्ड रहता है और आरबीआई वापस अब और रेट बढ़ा देता है तो ग्रोथ जरूर इम्पैक्ट होगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक फीलिंग हो रही थी कि खाने के तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट के पास अपने किटी में इतना पैसा है कि वो इस मुद्दे पर कस्टम्स ड्यूटी को अगर एग्जेम्प्ट कर दे तो भी गवर्नमेंट को खास फर्क नहीं पड़ेगा और जो खाने वाले तेल के कंज्यूमर्स को लाभ ही लाभ होगा। सो ये तो बहुत ही अच्छा प्रो पीपल स्टेप। जानकार मानते हैं कि महंगाई कम करने के लिए सरकार के कदम कारगर साबित हो सकते हैं। महंगाई को कंट्रोल करना, मौद्रिक नीति को नियंत्रण में रखना सरकार का ही काम है। 2016 में मोदी सरकार ने मौद्रिक नीति तय करने के लिए मौद्रिक नीति कमेटी का गठन किया, जिसमें आरबीआई की तरफ से 3 सदस्य और 3 सदस्य चुनी हुई सरकार की तरफ से रखे गए। यहाँ से मौद्रिक नीति में पहली बार चुनी हुई सरकार का सीधा दखल शुरू हुआ। अब भी कमेटी के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर सबसे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अब सरकार बैठकों में अपनी बात रखती है, दर्ज करवाती है। आरबीआई और केंद्र सरकार की साझा कमेटी ने तय किया था कि मार्च 2026 तक भारत में सालाना महंगाई 4% रहे। 4% से इतर महंगाई दर न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% तक हो सकती है। मगर आप जानते हैं कि महंगाई दर सरकार की तरफ से तय 6% से कहीं ज़्यादा ऊपर चल रही है। इसीलिए सरकार को अब ठोस कदम उठाने पड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कारगर साबित हों, श्रीलंका जैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं हो। आखिर में कू की राय। हमने कू पर लोगों से पूछा कि क्या महंगाई पर उठाए सरकार के कदम कारगर हैं। हाँ कहने वाले 75% हैं, 25% लोगों ने ना में जवाब दिया। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।